अंजलि अमन के दिल को ढूंढते ढूंढते रवि तक तो पहुंच गई है, जहां पर उसको यह तो पता चल चुका है कि रवि को जिसने भी 1 लाख रुपए दिए थे उसका चेहरा रवि पहचान सकता है, बस रवि को उसका नाम नहीं पता है। अंजलि को यह भी पता है कि कातिल राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार में से ही कोई है। रवि को अंजलि सारी ही तस्वीर बताने वाली है, जहाँ पर रवि पहचान लेगा कि कातिल युवराज सिंह ठाकुर है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के पहले युवराज और कली मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहाँ पर वह रवि के ऊपर हमला करवा देते हैं। सभी गुंडे रवि को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वहां पर आ जाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि रवि को तो बचा लेती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक गुंडा रवि के ऊपर गोली चला देता है और रवि की वहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस वक्त तक अंजलि को यह तो पता चल चुका था कि कातिल युवराज सिंह ठाकुर है, जिसके बाद अंजलि कोर्ट में जाकर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती अंजलि को समझा रही होती है कि माँ आप यह सारे ही गिफ्ट क्यों नहीं रख रही हो। माँ मैंने यह सारे ही गिफ्ट अपनी तरफ से भेजे अपने नानू के लिए। माँ आप यह सारे ही गिफ्ट मेरे नानू को रखने से मना कर दोगे। अंजलि आरती से कहती है कि आरती यह सारे ही गिफ्ट तुमने नहीं भेजे, बल्कि यह सारे ही गिफ्ट राजपूत परिवार द्वारा भिजवाए गए, क्योंकि राजपूत परिवार तो अवस्थी परिवार को भिखारी समझ रहा है। राजपूत परिवार हमें यह सारी चीजें दान में देना चाहता है। आरती कहती है कि नहीं नहीं माँ आप गलत सोच रहे हो। आप तो 21 सालों से व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, आपने मेरा ध्यान नहीं रखा है, लेकिन नानू ने मेरा ध्यान रखा है। आप तो 24 घंटे व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, मैं आपका ध्यान रखती थी, और अगर कोई इंसान मेरा ध्यान रखता था तो वह थे मेरे नाना जी। और अगर मैं अपने नाना जी के लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगी ना तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए मैं अपने नाना जी के लिए यह रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ देकर जाऊंगी, ताकि मेरे नाना जी भी आराम से एसी की हवा में बैठकर टीवी देख सके। मेरे नानू को बार बार चाय पीने के लिए बाहर से चाय न लानी पड़े। मेरे नाना जी को घर बैठे चाय मिल जाए, वो भी गर्मा गर्म। इसलिए मैं मेरे नाना जी को सारी चीजें ला कर दूंगी जो भी 21 सालों में मेरे नाना जी को नहीं मिली है। अंजलि कहती है कि माना आरती तुमने यह सारी चीजें दी है और हमें इन सभी चीजों की जरूरत भी है, लेकिन हम यह सभी चीजें नहीं रख सकते, क्योंकि यह सारी चीजें हमें राजपूत परिवार ने दान में दी है। राजपूत परिवार हमें भिखारी समझना चाहता है। यह सारी चीजें राघव सिंह राजपूत, वैभव सिंह राजपूत और सारिका सिंह राजपूत ने भेजी है, क्योंकि यह सभी चीजें भेजने के बाद वह एक गहरी चाल चलने वाले हैं। उसी वक्त आरती के पास सारिका का फोन आता है और सारिका आरती से कहती है कि यह सारी चीजें तुमने अंजलि को दे दी ना। आरती कहती है कि देखो ना दादी, माँ यह सारी चीजें लेने से इनकार कर रही है। माँ कह रही है कि राजपूत परिवार ने हमारे लिए भीख भेजी है और हम भिखारी नहीं है कि हम यह सभी चीजें भीख में ले, दान में ले। माँ यह सारी चीजें लेने से मना कर रही है। सारिका कहती है कि तुम तुम्हारी माँ को फोन दो। उसी वक्त अंजलि सारिका से बात करती है और कहती है कि सारिका सिंह राजपूत, मुझे पता था तुम अवस्थी परिवार की बेइज्जती करने के लिए यह सारी चीजें भेजोगी। सारिका कहती है कि राजपूत परिवार की दिवाली तो बन गई, वो भी बड़े धूमधाम से बनी, लेकिन अवस्थी परिवार के अंदर भी तो खुशियाँ आनी चाहिए ना, क्योंकि अवस्थी परिवार भी तो हमारा एक हिस्सा है। और अवस्थी परिवार को खुश करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें अवस्थी परिवार को दान में दी है। हमने यह सारी चीजें तुम भिखारियों को भीख में दी है। यह सारी चीजें सुनने के बाद अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारिका इतना ही कहकर फोन को काट देती है। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वह पूरे ही परिवार को कहती है कि यह सारी चीजें हम नहीं रख सकते, क्योंकि सारिका सिंह राजपूत ने फोन करके कहा है वो हमें बहुत सारे गिफ्ट भिखारियों की तरह दान में भेज रही है, इसलिए हम यह सभी चीजें गिफ्ट में नहीं रख सकते। गणेश अवस्थी कहते हैं कि मैं तो यह सारी चीजें रखूंगा, क्योंकि ये मेरे को मेरी नातिन ने भेजी है। तूने तो 21 सालों तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे को पता है किस तरीके से मैंने आरती को पाला है, किस तरीके से मैंने आरती की सेवा करी है, किस तरीके से मैंने आरती का ध्यान रखा है। तू तो 21 सालों से व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, देखो खाना खिलाने के लिए आरती आती थी और मैं आरती का ध्यान रखता था। आरती ने तेरा कितना ज्यादा ध्यान रखा है, लेकिन जब आरती को तेरी जरूरत है तो तू आरती का साथ देने की बजाय किसी और का साथ दे रही है। वाह अंजलि वाह। इस ओर हम गौरव को देखते हैं, जहाँ पर गौरव सारिका के पास आता है और कहता है कि वाह सारिका वाह, तुमने अवस्थी परिवार को भिखारियों की तरह गिफ्ट भीख में दिए। वाह सारिका वाह, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। भला तुम अवस्थी परिवार को समझती क्या हो। वाह सारिका, तुम तो माँ बेटी के बीच में जहर बनकर आ गई हो। तुम जहर से इन दोनों ही माँ बेटी के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। दोनों ही माँ बेटी के रिश्ते में जहर क्यों घोल रही हो। आखिर सारिका तुमको यह सभी चीजें करने से मिलेगा क्या। सारिका कहती है कि गौरव भैया, मेरे को जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए आरती और अंजलि का राजपूत परिवार से प्यार। जब तक मुझे यह सभी चीजें नहीं मिल जाती है ना, तब तक मैं नई पे नई चाल चलती रहूंगी। मेरे को अवस्थी परिवार को बर्बाद करना है। उसी वक्त वहाँ पर वैभव आता है और वैभव गौरव से कहता है कि क्या हुआ गौरव। गौरव वैभव के पास आता है और कहता है कि वैभव सारिका को समझा, इसने अवस्थी परिवार को
भिखारियों की तरह टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारी चीजें भीख में दी है और फोन करके बोल दिया है कि मैं अवस्थी परिवार को भीख दे रही हूँ। वैभव कहता है कि गौरव भैया, इसमें सारिका ने गलत क्या किया है? अब आंख तो लग चुकी है, अब मैं सारिका को कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इस ओर हम गणेश अवस्थी को देखते हैं जो कि अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि अंजलि, मेरे को यह सारे ही गिफ्ट रखने दे। यह सारे ही गिफ्ट मेरी नातिन ने मेरे को प्यार से दिए हैं। अंजलि, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे को यह सारे ही गिफ्ट रखने दे। गणेश अवस्थी अंजलि के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन अंजलि गणेश अवस्थी को मना कर देती है और कहती है कि पापा, आपको पता है सारिका सिंह राजपूत ने कहा है कि वो यह सारी चीजें भीख में दे रही है। गणेश अवस्थी कहते हैं कि भीख में तो भीख में ही सही, लेकिन यह सारी चीजें मेरी नातिन का प्यार है। यह सभी गिफ्ट को मैं रखूंगा और आज इसके लिए तू मुझे मत रोकना अंजलि। गणेश अवस्थी सारी ही चीजों को रखने के लिए हाथ जोड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर कली आती है और कली वेद से कहती है कि वेद, वाह, तुमने यह सारे ही गिफ्ट भेजकर अवस्थी परिवार का अपमान किया है ना। तुम आरती के साथ खुश हो, यह सारी चीजें बताने के लिए तुम कली के पास आए हो ना। कली वेद के पास आती है और वेद का हाथ आरती के सिर पे रख के कहती है, वेद, तुम कसम खाओ कि तुम्हारी शादी कली से हुई थी या फिर नहीं। वेद कसम खाता है कि उसकी शादी कली से नहीं हुई थी। जिस सिंदूर का प्रयोग किया गया था वह सिंदूर नकली था। कली कहती है कि वेद, कितना झूठ बोलोगे, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन वेद कहता है कि यह सारी चीजें झूठ नहीं है, बल्कि यह सभी चीजें सबको पता है और तुमको भी पता है। पता नहीं तुम अंजलि अवस्थी को धोखा देकर क्या पाना चाहती हो। कली कहती है कि वेद, आपको पता है जिस लड़के की पहले किसी लड़की से शादी हो चुकी हो वह लड़का किसी और लड़की के साथ रहता है तो उसको क्या कहते हैं। वेद का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो कली को चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ कली, तुम्हारे पास बिल्कुल भी हक नहीं है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का। तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी हो, मेरी जिंदगी से चले जाओ। इतना ही कहकर वेद आरती को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। उसी वक्त अंजलि कहती है कि रुक जाओ। वेद और आरती रुक जाते हैं। उसी वक्त अंजलि कली के पास आती है और कली को जोरदार चाटा मारती है। इस वक्त तक आरती को लग रहा था कि उसकी माँ ने उसका साथ दे दिया है। अंजलि कली से कहती है कि कली, मेरे को तुम आंखें दिखा रही हो। कली कहती है कि अंजलि दीदी, मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। आप बस मुझे अपना पति दिला दीजिए, मुझे जिंदगी में बस मेरा पति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अंजलि कहती है कि तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, मैंने तुम्हें यह कह दिया है ना। कोर्ट के अंदर एक बार साबित हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी शादी वेद से करवा दूंगी। अंजलि आरती के पास आती है और आरती का हाथ पकड़कर अवस्थी परिवार से बाहर निकाल देती है। अंजलि आरती से कहती है कि आरती, तुमने राजपूत परिवार से इसी तरीके से मुझे बाहर निकाला था ना, अब मैं तुम्हें अवस्थी परिवार से हाथ पकड़कर बाहर निकाल रही हूँ। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। इस ओर हम युवराज को देखते हैं जहाँ पर युवराज बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। युवराज भजन सिंह से कह रहा होता है कि भजन सिंह, मुझे किसी भी तरीके से उस कातिल को ढूंढना है, किसी भी तरीके से उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ के उसको खत्म करना है। भजन कहता है कि युवराज, हम इन सभी चीजों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे पुलिस लगी हुई है। रवि पुलिस कस्टडी में है और अगर हमने पुलिस कस्टडी के अंदर दखल अंदाजी करी तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन युवराज इस वक्त तक नहीं मान रहा होता है और आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि रवि की भी यहीं पर ही मौत होने वाली है और रवि की मौत का कातिल बनेगा युवराज सिंह ठाकुर। बाकी यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।